देखिए, बार बार नरेंद्र मोदी जी के विरोध में और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में राहुल गांधी देश विरोध में उतर आते हैं। और आज राहुल गांधी ने कहा कि देश ने मेरे खिलाफ हिंसा की, मुझे मारा पीटा। ये इस प्रकार का फ्रस्ट्रेशन में जो बयान वो देते हैं, ये उनके लिए सामान्य बात बन चुकी है, क्योंकि अमेठी के चुनाव हारने के बाद उन्होंने किस प्रकार से पूरे उत्तर भारतीयों को भी अपमानित किया, किस प्रकार से प्रियंका वाड्रा ने पंजाब में जाकर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को अपमानित किया। पर सवाल ये पैदा होता है कि जिस देश ने बार बार इनके परिवार से प्रधानमंत्री बनाए, सत्ता में 70 वर्ष तक बिठाया, उनको सांसद बनाया, आज केवल और केवल एक पार्टी के विरोध में उतरते उतरते उसी देश को अपमानित कर रहे हैं। और राहुल गांधी को याद रखना चाहिए कि चाहे वो 77 की इमरजेंसी हो, 84 के सिख नरसंहार हो या 90 के कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हो, बार बार उनके परिवार ने इस देश के साथ हिंसात्मक तरीके से घाव देने का काम किया है, ना कि देश ने उनको कभी हिंसा के रूप में घाव देने का काम किया है। ये राहुल गांधी का चरित्र बन चुका है कि बार बार अपने परिवार का आज़ादी में योगदान दिखाने के लिए वो जो दूसरे हमारे स्वतंत्रता के सेनानी हैं, उनके योगदान को कम करने में जुट जाते हैं। और इसीलिए कभी भी कांग्रेस पार्टी ने ना अंबेडकर जी को, ना सावरकर जी को, ना पटेल जी को वो सम्मान दिया। आज भी जिस प्रकार से राहुल गांधी ने सावरकर जी का अपमान किया, अफसोस की बात है कि शिवसेना जो वीर सावरकर जी के लिए भारत रत्न की मांग करती है, वो केवल और केवल सत्ता के लिए अपने सिद्धांतों का ऐसा समझौता कर देती है कि आज राहुल गांधी कभी उनको अपमानित करते हैं, कभी उनको कायर कहते हैं, और शिवसेना अपनी जुबान नहीं खोल पाती है सावरकर जी के इस अपमान पर। परंतु सवाल राहुल गांधी से भी बनता है कि वीर सावरकर जी की प्रशंसा तो खुद इंदिरा गांधी जी ने की थी, तो क्या आपकी दादी माँ गलत थी? क्या महाराष्ट्र में जो कांग्रेस की सरकारों ने सावरकर जी के नाम के आगे वीर लगाने का काम किया था टेक्स्ट बुक में, क्या वो सरकारें गलत थी? केवल और केवल सावरकर जी, अंबेडकर जी और सरदार पटेल जैसे महान व्यक्तियों के योगदान को कम करने के लिए उनको अपमानित करना कांग्रेस और गांधी परिवार का चरित्र बन चुका है। देखिए, राहुल गांधी के नाम में गांधी जरूर है, पर वो एक नकली फर्जी गांधी है। इसीलिए महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर वो कभी चल नहीं सकते। महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हथियार अहिंसा का था, और बाबा साहेब आम्बेडकर जी जिन्होंने हमें संविधान दिया, उसमें कानून के निज़ाम को देने का काम बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने दिया है। परंतु राहुल गांधी एक सांसद होने के बावजूद, एक लॉ मेकर होने के बावजूद, जिस प्रकार से दलित के नाम पर दलहित देखते हुए, अपने पार्टी का हित देखते हुए लोगों को भड़का रहे हैं, कानून हाथ में लेने के लिए कह रहे हैं, जबकि वो खुद एक लॉ मेकर है, वो लॉ ब्रेकर की भूमिका में आ गए हैं। उनसे सवाल सिर्फ इतना बनता है कि क्या ये उनकी फितरत और चरित्र है उनके परिवार का, कि बार बार हिंसा और हिंसा को जायज ठहराना? क्योंकि एक बार उनके पिताजी ने भी कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और उन्होंने इस प्रकार से ही सिख नरसंहार को जायज ठहराया था। जिस प्रकार की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, हिंसा भड़काने वाली, इस प्रकार की बातें जो आतंकवाद को जायज ठहराने के लिए भी की जाती है, हूबहू वैसी बात राहुल गांधी आज कर रहे हैं। परंतु मेरा सवाल उनसे ये है कि दलितों की अगर आपको सही मायनों में इतनी चिंता है तो मुझे बताएं राहुल गांधी, जब राजस्थान में पिछले 3 वर्षों से दलितों के खिलाफ अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहा है, बलात्कार दलित महिलाओं का लगातार बढ़ते जा रहा है, योगेश जाटव हो, मेघवाल समुदाय के लोग हो, उनको लिंच किया जा रहा है राजस्थान में, छोटी छोटी बातों पर, आम्बेडकर जी का पोस्टर लगाने पर, मूंछ रखने पर, शादी का समारोह होता है तो उस पर पथराव राजस्थान में हो जाता है दलितों के, परंतु उस पर एक भी बार जुबान नहीं खोल पाते राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा। जब दलित महिला का रेप अलवर में होता है, ढोलपुर में होता है, तो अपराधियों को बचाने के लिए उनकी सरकार काम करती है, और जो लड़की हूं लड़ सकती हूं हाथरस की जो पूरी मंडली है, वो एक बार भी राजस्थान नहीं जा पाती हैं। और अशोक गहलोत कहते हैं कि दलित महिलाएं जो बलात्कार का आरोप लगाती हैं वो पूर्ण तरीके से फेक है। तो मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि दलितों के उद्धार की अगर सही मायनों में आपको चिंता है तो एक बार भी आप राजस्थान क्यों नहीं गए, या राजस्थान की सरकार से एक बार भी आपने सवाल क्यों नहीं पूछा? दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कभी केजरीवाल और कभी कांग्रेस पार्टी, इनमें तुष्टीकरण की स्पर्धा चलती रहती है। और आज रामनवमी के अवसर पर
दिल्ली की जनता और देश की जनता की गाढ़ी कमाई के पैसों से, टैक्स पेयर के पैसों से केजरीवाल ने अपने आप को चमकाने के लिए जो विज्ञापन दिया है रामनवमी के अवसर पर, उस विज्ञापन में जिस प्रकार से आप सभी लोग राम मंदिर की जो निर्माण हो रहा है उससे परिचित है कि किस प्रकार से राम मंदिर का शिखर दिखता है, परंतु जो विज्ञापन केजरीवाल ने दिया है उसमें केवल और केवल तुष्टीकरण के चलते राम मंदिर के शिखर के बदले जिस प्रकार से कोई विवादित ढांचे के गुंबद को दिखाया गया है और जिस प्रकार से उसमें भगवा झंडा भी गायब कर दिया गया है और उसमें श्री राम की फोटो भी नहीं लगाई गई है बल्कि खुद ही की फोटो केजरीवाल ने लगा दी है, तो इस प्रकार से हिंदुओं को, राम भक्तों को अपमानित करने का काम फिर से एक बार केजरीवाल ने किया है। और ये कोई पहली बार नहीं है, ये वही केजरीवाल है जिसने कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार का मजाक उड़ाते हुए, ठहाके लगाते हुए कहा कि ये झूठा है। ये वही केजरीवाल है जिसने कहा था कि मैं राम मंदिर कभी नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरी नानी ने बोला है कि वो बाबरी को गिराकर बनाया गया है, इसलिए वहां पर नहीं जाना है। ये वही केजरीवाल की पार्टी है। सिसोदिया ने कहा था कि हम राम मंदिर नहीं चाहते अयोध्या जन्मभूमि में, हम चाहते हैं कि उसकी जगह कोई यूनिवर्सिटी बन जाए। तो बार बार हिंदू विरोध में इस प्रकार के वक्तव्य और कृत्य करना ये केजरीवाल का डीएनए बन चुका है और तुष्टीकरण की स्पर्धा में इस प्रकार का विज्ञापन दिल्ली की जनता के पैसों से दिया गया है। देखिए, बहन मायावती जी बहुत वर्षों से राजनीति में हैं और जब वो चुनाव जीतती है तब तो उसको स्वीकार कर देती है, पर देश की जनता जब तय करती है कि राष्ट्र हित में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर काम कर रही है और इसीलिए उनको निरंतर मौका दिया जाना चाहिए, तो जनता के मैंडेट को, जनता के बातों को अपमानित करने का कार्य किसी को भी नहीं करना चाहिए। और जिस प्रकार से बहन मायावती जी ने ये कहा है, तो क्या वो जनता के विवेक पर सवाल उठा रही है? और जहां तक सवाल है कांग्रेस मुक्त करने का या ऑपोजिशन मुक्त करने का, तो यदि राहुल गांधी और विपक्ष के नेता ही इस प्रकार के कृत्य करते हैं जिससे कि उनकी जो जनता के बीच पकड़ है वो लगातार कमजोर होती जाती है और वो गायब होते जाते हैं जनता के मानचित्र से, तो उसके लिए जनता को जिम्मेदार ठहराना ये बिल्कुल सही बात नहीं है। देखिए, ये संयोग की बात है, कोइंसिडेंस की बात है, या मुझे लगता है कि कोइंसिडेंस ही नहीं बल्कि कोई कनेक्शन की बात है कि एक तरफ सीमा पार इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो रहा है और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ उन्हीं के पुराने साथी दिन प्रतिदिन अविश्वास प्रस्ताव पारित कर रहे हैं गांधी परिवार के खिलाफ। मुझे लगता है कि कभी एनसीपी अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है, कभी शिवसेना अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है, कभी टीएमसी कर देती है और आज लेफ्ट पार्टीज सीपीएम ने भी वही अविश्वास प्रस्ताव पारित करके ये संदेश दिया है कि जैसे पाकिस्तान को इमरान खान में भरोसा नहीं बचा, वैसे यहाँ के जो आइडियोलॉजिकल कजिन्स है कांग्रेस पार्टी के, जो उन्हीं की आइडियोलॉजी गोत्र से निकले हुए पार्टी है, उनको राहुल गांधी और सोनिया गांधी में भरोसा नहीं रहा। ये अजीबोगरीब स्थिति है कांग्रेस पार्टी की कि केरल में वो सीपीएम से लड़ाई लड़ते हैं और बंगाल में उनसे गले मिल जाते हैं। तो ये कभी हाँ कभी ना की जो इनकी नीति है, अब उसको तो वो अपनी सहूलियत के हिसाब से अपनाते हैं, परंतु ये असहिष्णुता का भी परिचय है कि जो आपके लिए बंगाल में गले लगाने लायक है, उसमें अगर वो केरल के फंक्शन में चले जाते हैं तो उस पर कार्रवाई होती है और फिर कहते हैं कि हम सहिष्णुता का पाठ पूरे देश को पढ़ाते हैं। हालांकि ये उनके पार्टी का आंतरिक मामला है, परंतु ये कांग्रेस पार्टी के दोहरे चरित्र को स्पष्ट तरीके से दिखाता है।